हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में, जिसमें आज हम बात करेंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण के बारे में। कहने का मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में। आज देखिएगा उसमें क्या क्या होता है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि उसका जो स्ट्रक्चर होता है, लीनियर इक्वेशन का कैसा स्ट्रक्चर होता है टू वेरिएबल का, वो सबसे पहले हम देख लेते हैं। पहला क्या है, देखिएगा इसमें क्या होगा, a1x प्लस b1y प्लस में c1 इक्वल टू 0, इस टाइप से बनेगा। कहने का मतलब ये जो x है y है ये आपके वेरिएबल हैं, और जो आपका a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये सब जितने भी हैं ये सब आपके क्या हैं, कांस्टेंट हैं। तो इसमें क्या करना है, इसमें हमको ये देखना है ये a1 b1 c1 a2 b2 c2 बस सारी कंडीशन दो चरों वाला रैखिक समीकरण है वो टोटल इसी पे बेस्ड है। इसमें अब क्या होता है, इसमें दो रेखाएं जो हैं ये जो है एक रेखा को इंडिकेट करेगा, मतलब ये एक लाइन होगी और दूसरी लाइन आपकी ये होगी। अब ये दोनों लाइनें एक दूसरे से क्या क्या कर सकती हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, या तो एक दूसरे को ये एक दूसरे के समानांतर हो जाएंगी, मतलब पैरेलल हो जाएंगी, या फिर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, काटेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी, या फिर लास्ट वाली कंडीशन क्या है, या तो पहली वाली जो रेखा है दूसरी वाली रेखा के ऊपर बैठ जाएगी। ये तीन कंडीशन है, तीनों कंडीशन के बारे में हम आज बात करेंगे। देखिए सबसे पहली वाली कंडीशन क्या है कि समांतर रेखा। समांतर रेखा क्या होती है, देखिएगा इसकी कंडीशन क्या है कि इसमें जो होगा अगर a1 और a2 का जो रेशियो है वो बराबर हो जाए b1 अपान b2 के रेशियो के, और ये बराबर ना हो c1 अपान c2 के रेशियो को, तो ये जो होगा इसको हम कहेंगे पैरेलल लाइंस की कंडीशन। तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें ये ध्यान रखना है हर पैरेलल लाइन जो होती है वो उसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो आपका a1 अपान a2 बराबर है b1 अपान b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1 अपान c2 के, तो उसे क्या कहेंगे, इसका जो होगा इसको बोलेंगे नो सॉल्यूशन। कहने का मतलब कोई हल नहीं होगा। तो ये हो गया हमारे पास जब a1 अपान a2 b1 अपान b2 और c1 अपान c2 का जो रेशियो होगा a1 a2 और b1 b2 बराबर होंगे, c1 c2 बराबर नहीं होगा, तो उस कंडीशन में ये आपका क्या हो गया, नो सॉल्यूशन का। दूसरा प्रतिच्छेद करेंगे। प्रतिच्छेद करने का मतलब कि वो किसी न किसी पॉइंट पे एक दूसरे को काटेंगी, और जहाँ पे काटेंगी वहाँ पे ये दोनों जो इक्वेशन है वो सेम वैल्यू देंगे x और y का। मतलब कि अब यहाँ पे क्या होगा, इस कंडीशन में हमारा जो दूसरा कंडीशन है इसमें होगा a1 अपान a2 जो होगा वो b1 अपान b2 के बराबर नहीं होगा, और इस कंडीशन में हमको केवल एक ही सॉल्यूशन मिलेगा। तो इसको क्या बोलेंगे, ओनली वन सॉल्यूशन, या इसको ये भी बोल सकते हैं कि ये आपका है यूनिक सॉल्यूशन। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसको बोलेंगे केवल एक हल, केवल एक हल। और जो दूसरा कंडीशन है इसमें है, इसमें बोलेंगे इसका कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। अब बात करते हैं लास्ट वाला संपाती का। संपाती का मतलब क्या होगा कि दोनों में जो वैल्यू होगी सब सेम होगी। कहने का मतलब कि पहला इक्वेशन जो है आपका, दूसरा इक्वेशन, दोनों का जो रेशियो होगा किसका किसका, a1 अपान a2 और b1 अपान b2 c1 अपान c2 का सब इक्वल होगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि a1 अपान a2 बराबर होगा b1 अपान b2 के, और बराबर होगा c1 अपान c2 के। इस कंडीशन में हमको बहुत सारे हल मिलेंगे। कहने का मतलब क्या हुआ, इसको बोल देंगे यहाँ पे ये होगा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। अच्छा, अब बात करते हैं संगत और असंगत की। कहने का मतलब कॉन्सिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट की बात करते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, संगत का मतलब जिसमें हम x की वैल्यू और y की वैल्यू हम निकाल सकते हैं,
वहाँ पे क्या होगा, संगत होगा। और जहाँ पे x और y की वैल्यू नहीं मिल पाएगी, एक भी नहीं मिल पाएगी, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, वहाँ पे हम बोलेंगे कि ये है असंगत। कहने का मतलब यहाँ पे हमको कोई हल नहीं, केवल कहाँ मिल रहा है, समांतर रेखा वाली कंडीशन पे। समांतर रेखा वाली जो कंडीशन है उस पे हमको कोई हल नहीं मिलेगा। बाकी जो दो हैं, प्रतिच्छेदी रेखा है और जो समपाती रेखा है, ये दोनों कंडीशन में आपको एक कोई ना कोई हल जरूर मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जिसमें दो हल मिल रहे हैं, जिसमें जो हल मिल रहा है, जिसमें x और y की वैल्यू हमको पता चल जा रही है, वहाँ पे हमको क्या मिलेगा, संगत मिलेगा। कहने का मतलब ये संगत मिलेगा ये दोनों रेखाओं पे, मतलब समपाती और प्रतिच्छेदी रेखाओं, दोनों रेखाओं पे हमको क्या मिलेगा, संगत वैल्यू मिलेगी। संगत का मतलब आप समझ लीजिएगा, इसमें x और y की वैल्यू ज़रूर मिलेगी। और जो आपका असंगत वाली वैल्यू है, इसको एक मिनट। तो ये जो संगत होता है उसको बोलते हैं हम इंग्लिश में कॉन्सिस्टेंट। और जो कॉन्सिस्टेंट है, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैथ में लैंग्वेज डिफ़र नहीं करती है, चाहे आप हिंदी बोलिए चाहे इंग्लिश बोलिए। लेकिन बात करते हैं असंगत की, तो असंगत में क्या हुआ था, असंगत में जो होगा वो आपका केवल एक ही कंडीशन बनेगी, और वो कंडीशन क्या है, जो भी समांतर रेखा होगी वो आपका इनकॉन्सिस्टेंट को इंडिकेट करेगी, इनकॉन्सिस्टेंट को इंडिकेट करेगी। इनकॉन्सिस्टेंट का मतलब क्या हुआ, जैसे कॉन्सिस्टेंट का मतलब होता था संगत, और इसका मतलब क्या होगा, ये असंगत होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जो समांतर रेखाएं होंगी, जितनी भी समांतर रेखाएं होंगी, सब जो होंगी इनकॉन्सिस्टेंट को इंडिकेट करेंगी। चलिए अच्छा, अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं और इसको अब बताते हैं कि इसमें कौन संगत है, मतलब कौन प्रतिच्छेदी रेखा का समीकरण बनेगा किस टाइप से, और किस टाइप से आपका समांतर रेखा बनेगा, और किस टाइप से समपाती रेखा का। लेकिन अभी अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको इस टाइप का वीडियो बार बार मिलता रहे। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जो आपका संगत मतलब आपका समांतर रेखा की कंडीशन में कैसे आएगा, और प्रतिच्छेदी रेखा कैसे आएगी, समपाती रेखा कैसे आएगी। एक क्वेश्चन दिया रहेगा, एक इक्वेशन दिया रहेगा, दूसरा इक्वेशन आपको फाइंड करना रहेगा। चलिए अच्छा देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन दिया है, एक इक्वेशन आपको दिया है, और इसके लिए कहा है कि इसके करस्पॉन्डिंग आपको एक पैरेलल लाइंस का इक्वेशन लिखना है, एक पैरेलल लाइन का, एक आपका इंटरसेक्टिंग लाइन का, और दूसरा है आपका तीसरा वाला जो कॉन्सिडेंट होगा उसका इक्वेशन लिखना है। चलिए देखते हैं सबसे पहले क्या होगा पैरेलल लाइन की कंडीशन। तो पैरेलल लाइन की कंडीशन के लिए हम क्या बताए थे कि जो आपका A1 होगा A2 होगा वो B1 B2 के बराबर होगा और C1 C2 के बराबर नहीं होगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर यहाँ पे 3 है तो आप यहाँ पे बदल के लिख सकते हैं, बराबर चाहिए हमको, तो बराबर करने का मतलब क्या हुआ, इन दोनों जो नंबर लिखे हैं इसमें आप किसी भी नंबर से गुणा कर दीजिए, लेकिन नंबर दोनों सेम होना चाहिए। कहने का मतलब एक ही नंबर होना चाहिए जो दोनों में गुणा करेगा। कहने का मतलब समझिएगा क्या हुआ, जैसे मान लीजिए अगर हमने लिख दिया ये है 2, तो अगर इसमें हम 3 से गुणा करेंगे, 3 है ये, तो 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 9x, और प्लस में 3 से इसमें गुणा करेंगे तो 6y। अब ये वाली जो कंडीशन है इसमें आप 3 से गुणा नहीं करेंगे, यहाँ पे आप इसको चाहे एज इट उतार दीजिए या फिर इसकी वैल्यू चेंज कर दीजिए। हाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई किए हैं तो 3 से इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा। कहने का मतलब 18 को छोड़ के चाहे जो भी नंबर आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो चलिए हम लिख देते हैं, मान लीजिए 10 ही लिख दीजिए। तो ये हो गया हमारे पास किसकी कंडीशन, ये हमारे पास हो गया पैरेलल लाइंस की कंडीशन। ये पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस हो गई। अच्छा इतना तो समझ में आ गया, लेकिन अब अगर बात करेगा कि आपको क्या करना है, कोइंसिडेंट लाइन की
आपको पेयर ऑफ कॉन्स्टिडेंट लाइन बनाना है तो उसका कैसे इक्वेशन बनेगा, उसके लिए एक तो सिंपल सा स्टेप है। इसमें किसी भी नंबर से आप गुणा कर दीजिए सब जगह, और वो जो बनेगा वो पेयर ऑफ कॉन्स्टिडेंट लाइन का बन जाएगा। चलिए अच्छा, अब देखते हैं। ये हो गया हमारे पास 3x है, तो हम क्या करेंगे इसमें, मान लीजिए हम इसमें 3 से गुणा किए, 3 से इसमें भी गुणा कर देते हैं। चलिए देखते हैं, 3 से गुणा करेंगे 9x, 3 से गुणा करेंगे 6y, 3 से गुणा करेंगे 18 है। कहने का मतलब ये 3x प्लस में 2y और बराबर जो 6 है, इन दोनों को मिला देंगे, इसको क्या बोला जाएगा, पेयर ऑफ कॉन्स्टिडेंट लाइन। अब एक कॉन्स्टिडेंट लाइन का जो पेयर बन गया। अब हमको क्या करना है, एक इक्वेशन और बनाना है जो क्या हो, वो हो जाए हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइन का। इंटरसेक्टिंग लाइन का इक्वेशन बनाएंगे तो कैसे बनेगा, आप इसको क्या करिए ना, इसको बराबर नहीं चाहिए, इसको बराबर नहीं चाहिए। कहने का मतलब ये 9/3 करेंगे तो 3 आएगा, 6/2 करेंगे तो भी 3 आएगा। तो ये 3 बराबर नहीं होना चाहिए दोनों कंडीशन में, इन दोनों में वैल्यू बराबर नहीं होनी चाहिए। हम क्या करेंगे, इसको इधर कर दीजिए, इसको इधर कर दीजिए। कहने का मतलब क्या, अगर पहला वाला है 9x प्लस 6y बराबर 18 लिखा है, तो 9 को हम क्या करेंगे, 9 को यहाँ कर दीजिए और 6 को यहाँ कर दीजिए, बाकी जो है उसको ऐसे लिख दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका क्या, इंटरसेक्टिंग लाइन का पेयर बन जाएगा। अब समझिएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई, इसको क्या बोलते थे, पैरेलल लाइंस, समांतर रेखा, समांतर रेखा हो गई। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं संपाती रेखाएं। तो संपाती रेखाओं की एक इक्वेशन हो गया, संपाती रेखाएं। और जो लास्ट वाला है इंटरसेक्टिंग का, इसको बोलेंगे प्रतिच्छेदी रेखाओं की कंडीशन। अब हमारा आता है कि इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 मेथड है, कुल मिला के 4 है। तो 4 में से आपका ग्राफ वाला भी पूछता है, और आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलता है, एलिमिनेशन मेथड बोलता है, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बोलता है। चलिए अच्छे, बारी बारी से थोड़ा थोड़ा सीखते हैं। तो ये हमारे पास 4 प्रकार की मेथड है। हालांकि यूज़ तो हमारे पास 3 ही होता है, इस 3 का ही यूज करते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है 3। बाकी ये जो ग्राफ मेथड होता है वो ओनली जब ग्राफ आपके पास रहेगा तो ग्राफ के सहारे ही हम इक्वेशन को सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। बिना ग्राफ के ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। मतलब अगर ग्राफ पेपर है तो एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी, अदरवाइज बिना ग्राफ पेपर के एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी। इसीलिए इसको क्या किया जाता है, ग्राफ विधि का ज़्यादा यूज नहीं किया जाता है। चलिए अब बात करते हैं एलिमिनेशन मेथड का। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है कि इसमें x या y जो दो भी आपके नंबर होते हैं, जो आपका वेरिएबल होते हैं या चर होते हैं, उन दोनों में से चाहे x को चाहे y को, दोनों में से किसी एक को क्या करना होता है, एलिमिनेट करना होता है, हटाना होता है, या फिर समझ लीजिए उसको गायब करना होता है। और प्रतिस्थापन में क्या होता है कि इसमें से कोई एक वैल्यू, जैसे आपका 2 इक्वेशन दिया रहेगा, पहले वाली इक्वेशन में से अगर x की वैल्यू निकाल रहे हैं तो वही जो x की वैल्यू आ रही है उसको इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे और उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो वहाँ से y की वैल्यू मिल जाएगी। और y की वैल्यू जब मिल गई तो वही y की वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर चाहे फर्स्ट में रख दीजिए चाहे सेकंड में रख दीजिए, वहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये कंडीशन है। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में थोड़ा सा वो आगे बढ़ता है। चलिए अच्छा, अभी देखते हैं एक, अब जो हमको सॉल्व करना है वो क्या है। पहले हम देखते हैं ग्राफ विधि। तो ग्राफ विधि को देखते हैं सबसे पहले। देखिए, तो बात करते हैं ग्राफ विधि की। ग्राफ विधि के लिए क्या करना होगा, हमारे पास 2 इक्वेशन है और इन दोनों इक्वेशन में हमको क्या करना होगा, मिनिमम 2 पॉइंट ऐसा लेना है जिससे क्या हो जाए कि ये हमारे पास एक लाइन का इक्वेशन हम बना सकें, लाइन जो है हम खींच सकें इसको। देखिए क्या होगा, दो इक्वेशन बनाना है जिससे लाइन का देखते हैं। चलिए देखते हैं, पहले को क्या करते हैं, पहला इक्वेशन हम सॉल्व करते हैं। पहला दिया है हमारे पास
कि 2x प्लस 3y ये 12 के बराबर है। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे क्या, देखिएगा ध्यान से। इधर यहाँ पे x लिखेंगे, यहाँ y लिखेंगे। क्या करना है, x को अगर हम जीरो करेंगे, x को अगर जीरो करेंगे तो टोटल वैल्यू जीरो हो गई। हमारे पास बचा क्या, अगर x की वैल्यू जीरो है तो यहाँ से हम निकालेंगे y की वैल्यू, तो 3y बराबर 12 के है, तो y बराबर निकालेंगे तो 12/3 होगा, मतलब ये वैल्यू आएगी 4। अब अगली कंडीशन में हमको क्या करना है, y को जीरो कर दिया। जब y जीरो हो जाएगा तो हमारे पास आएगा 2x बराबर 12 है। y जब जीरो रहेगा तो 2x 12 के बराबर है, तो x की वैल्यू निकालेंगे तो 12/2 आएगा। 12/2 का मतलब ये 6 होगा। और अगला जब बनाएंगे इसका, तो ये कैसे बनेगा, इसको देखिएगा ध्यान से। जब यहाँ x की वैल्यू जीरो करेंगे, इस वाले में जब x की वैल्यू जब जीरो करेंगे तो यहाँ से आएगा हमारे पास x की वैल्यू जीरो, तो y की वैल्यू आएगी 22/5। और जब y की वैल्यू जीरो करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, जब y की वैल्यू जीरो हो गई तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 22/4। चलिए अब क्या करते हैं, इन सब का यूज करके हम एक ग्राफ बनाते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले टोटल वैल्यू कहाँ तक गई है उसके हिसाब से काम करेंगे। देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे 2 का पेड़ बना लो, मतलब 2 का गैप है। 2 4 6 8 10 फिर 12, इस टाइप से बना लिए। आगे ऐसे ऊपर भी बनाएंगे, 2 4 6 8 10 12, इस टाइप से बना लिया। वैल्यू रखेंगे। सबसे पहले यहाँ इसका जो पॉइंट आया है वो क्या क्या आया है, पहले x लिखते हैं। x क्या है 0, y कितना है 4, एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट अगर यहाँ निकालेंगे तो होगा 6,0। इसमें निकालेंगे तो इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा हमारे पास 0,22/5 और इसका बनेगा 22/4,0। चलिए अब देखते हैं। सबसे पहले क्या होगा, 0,4 कहाँ मिलेगा हमको, तो 0,4 हमको कहाँ मिलेगा, y एक्सिस पे, तो y एक्सिस पे 0,4 यहाँ मिला। देखेंगे अब क्या, अब x एक्सिस पे क्या देखना है, 6,0। 6,0 कहाँ मिलेगा, यहाँ पे। अब इन दोनों को क्या करना है, हमको मिलाना है। इन दोनों को मिला दीजिए स्केल से। ये हो गया पहला लाइन। पहले लाइन का इक्वेशन इस टाइप से बन गया। दूसरे वाले इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखिएगा x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू क्या है 22/5, और 22/5 का मतलब क्या होता है 4.4। तो 4.4 क्या मिलेगा हमको, यहाँ मिलेगा, और मतलब थोड़ा सा 4 से थोड़ा सा ऊपर रहेगा, 5 से नीचे रहेगा। और उसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे x एक्सिस पे तो 22/4 का मतलब होगा 11/2, और उसका भी आधा करेंगे तो 5.5 आएगा। और 5.5 कहाँ मिलेगा, तो इधर मान लीजिए इसका आधा करेंगे तो 5 होगा, 5 से कुछ ज़्यादा रहेगा, आधा आधा यहाँ रखा गया। और इसको जब यहाँ से इसे मिलाएंगे ये वाली दोनों लाइन को, तो एक दूसरे को जहाँ पे काटेगा वही वैल्यू हो जाएगी हमारी x और y की। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये काट रहा है हमारे पास यहाँ पे, और यहाँ पे काट रहा है। तो थोड़ा सा इसमें क्या होता है, आपको यहाँ पे हम जो बनाते हैं ग्राफ, वो अगर एक्चुअल का ग्राफ रहता है तो उसमें एग्जैक्ट वैल्यू मिलती है। इस वाले में क्या होगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा और वैल्यू आपको सही नहीं मिलेगी। हालांकि इसको सॉल्व करेंगे, इसकी जो वैल्यू आएगी वो आपकी आएगी क्या, x की वैल्यू आएगी कितनी, x की वैल्यू 3 आएगी और y की वैल्यू 2 आएगी। तो ये होगा आपका आंसर। चलिए अच्छा, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। देखिए क्या है, ग्राफ है, तो ग्राफ के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, जो ग्राफ है, ग्राफ के लिए हमको ये देखना पड़ेगा कि स्केल से सबकी चीज़ें मेजर करके बनाना पड़ेगा, तब जाके इसकी वैल्यू सही मिलेगी। अच्छा, आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे अब नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।